साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्टैच्यू हॉल से जो लगातार आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं, स्टूडेंट्स द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है शिक्षण कार्य हेतु, उसमें अलीगढ़ ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग विश्वविद्यालय से आप लोग जुड़े हुए हैं। मैं मनोज अलीगढ़ी आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि वक्त हो चला है कार्यक्रम लाइव का और प्रोफेसर साहब भी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। लेकिन उससे पहले जो कल कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है उसके लिए मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ हूं और आइए बात करते हैं कल का जो लेक्चर था उनको कैसा लगा और भविष्य में इस लेक्चर से क्या लाभ ले सकते हैं वो लोग। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतल जोशी है। मैं आर्ट डिपार्टमेंट से हूँ, संस्कृत की स्टूडेंट हूँ, पीएचडी स्कॉलर हूँ। कल जो लेक्चर हुआ था काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था और इंटरेस्टिंग था और काफ़ी संख्या में लोग आए थे कल। मिस्टर सज्जाद हुसैन ने लेक्चर दिया था और मिस्टर अकील अहमद सर का लेक्चर बहुत ही इंस्पिरेशनल था, इंटरेस्टिंग था। तो देखा साथियों, शीतल जोशी ने अपना अनुभव साझा किया और आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ही शिक्षा ग्रहण कर रही हैं उर्दू डिपार्टमेंट में। लेकिन जो जिज्ञासा थी, जो पिपासा थी इनके मन की ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, वो डिपार्टमेंट को छोड़कर सीधे स्टैच्यू हॉल में चली आई हैं और हमारे साथ में एक छात्र हैं जो साझा करेंगे आपसे कल के अनुभव को। और जो भी हमें लाइव देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव देते रहें, जिससे हम और बेहतर परिणाम आप तो लोगों तक पहुंचा सकें। मैं मनोज अलीगढ़ी हूं और आपको प्रयास करूंगा अंत तक जोड़ कर रखूंगा और बहुत ही शानदार राष्ट्रीय कार्यशाला से लाभान्वित कराएंगे आपको। जी, क्या नाम है आपका? रितेश गौतम। जो मेरा जो कल का एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा था और मैं डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हूँ। और जो कल प्रोफेसर साहब आए थे, प्रोफेसर अकील अहमद सर, उन्होंने स्टैटिक्स की इंपॉर्टेंस बताई थी और किस तरह से हमें स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारी रिसर्च है, खासकर जो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च है, जब हम स्टैटिस्टिक्स के टूल यूज़ करते हैं तो, और मिनी टैब का उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई कि मिनी टैब पर कितना सिंपली हम जो भी हमारा डेटा है उसको एनालाइज कर सकते हैं, चाहे भी कोई भी टेस्ट हो, जिसमें टी टेस्ट हो, उसकी इंपॉर्टेंस उन्होंने बताई कि किस तरह से वो कर सकते हैं। और चाहे वो जेड टेस्ट हो, तो वो उस स्टैटिक्स को उन्होंने बड़ा ही सिंप्लीफाई तरीके से कल उन्होंने बताया सर ने, और बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल था। वो जो लेक्चर था बहुत ही बेनिफिशियल था और इम्पॉर्टेंट था। और मुझे लगता है कि सब स्टूडेंट जो भी कल थे यहाँ पे, जिन्होंने सर का लेक्चर अटेंड करा, वो सभी बहुत ही उन्होंने महसूस किया होगा कि किस तरह से स्टैटिक्स को उन्होंने सिंप्लीफाई करके बताया। तो आई होप कि जो भी वर्कशॉप में जो भी आगे होंगे लेक्चर होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच। तो जो वॉलंटियर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, जो स्टूडेंट हैं, आप देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो रवायत है और जो स्टूडेंट्स का डॉक्टर सर सैयद अहमद खान साहब ने जो ड्रेस कोड बनाया था, वो आज भी सदियों बाद भी निरंतर जारी है। और यहाँ टेक्नोलॉजी के साथ में परिवर्तन हो रहा है तेज़ी से देश में, और ड्रेस सर सैयद साहब का जो ड्रेस कोड था वो आज भी लागू है। और ये दोनों छात्र पूरे तरीके से तन्मयता से लगे हुए हैं, लगातार एक हफ्ते से ना सो पा रहे हैं रात को और ना पूरे तरीके से स्टडी कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका जो प्रयास था वो इस सफल कार्यक्रम को किस तरीके से सफल बनाया जाए उसके लिए ये लगातार लगे हुए थे। और हम जोड़ते हैं आखिर ये जो सेमिनार था, इसको सफल बनाने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किया जो आज कार्यक्रम सफल होता जा रहा है। बहुत से बच्चे जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं और लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पर कमेंट आ रही हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बताएं आप लोग किस तरीके से आपने इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं आप लोग जो कार्यक्रम को सफल बना सकें? इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबसे अहम जिम्मेदारी हमारे शमामुल इस्लाम भाई, जो कि सेक्रेटरी हैं और एसएस साउथ हॉल के सीनियर हॉल भी हैं। उन्होंने अपनी पूरी फुल इफिशियंसी के साथ
इसमें काम किया और एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके, वेल स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल बनाया और बखूबी बेहतरीन तरीके से उसको इंट्रोड्यूस किया। और सबसे अहम चीज़ ये है कि किसी भी प्रोग्राम में को ख़ास किस तरह बनाया जाए, को ख़ास बनाने के लिए इसको इस सेशन को वेल इंटरेक्शन इसमें जो ऐड ऑन किया गया जिससे कि जो है ये बेहतर होगा। मेरा नाम अबू बकर सहील है। इस प्रोग्राम के लिए हमारे सीनियर हॉल साहब, एहतशाम इस्लाम साहब और फैज़ान भाई और भी सीनियर लोगों की मदद की वजह से ये प्रोग्राम हम लोग किया जा रहा है। उन लोगों की डेडिकेशन और अपने जूनियरों को समझाने के तौर पर किया जा रहा है ये प्रोग्राम, और ये और भी जूनियरों को बताएगा कि और सीनियरों के लिहाज से बढ़िया किया जाएगा। तो अब लगभग कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। मैं सभी साथियों से गुजारिश करता हूं कि ऑनलाइन हो जाएं सभी लोग, और जो भी लेक्चर में जुड़े हुए हैं कागज़ पेन लेकर रहें, जिससे जो काम की बातें हों उनको आप नोट कर सकते हैं। Good afternoon and Assalamu alaikum to all of you. I welcome you all to the second day of this national level workshop. As all of you know, today we have two lectures. The first lecture will be presented by Professor Upendra Chaudhary,
Department of Economics, Aligarh Muslim University. I also accord my warm welcome to the participants who are joining us in online mode on YouTube Live. Before starting the lecture, I would like to introduce our speaker for today, Professor Upendra Chaudhary. Professor Upendra Chaudhary is an eminent academician and a distinguished researcher. He has served both as a member secretary and director of the Indian Council of Social Science Research from 2014 till 2019. He has done his MPhil and PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and has served as director of Indian Council Social Science Research from 2014 and 19. Presently, he is serving as a professor of international studies at the Department of Political Science, Aligarh Muslim University. Professor Chaudhary has received his PhD from CPS SSS Jawaharlal Nehru University in 2000 on the topic India's ballistic missile program, and he has authored a book also, Nuclear Risk Reduction Measures in South Asia, Problems and Prospects. He has also contributed book chapters, 4 encyclopedia entries, 1 commissioned and 12 research papers to referred journals in India, United States, United Kingdom, Bangladesh, Australia and Singapore. He has also completed 3 major research projects. He has received the Rajya Sabha Fellowship Award in 2022-23. In addition, Professor Chaudhary has completed several independent research projects sponsored by the Indian and foreign funding agencies and delivered lectures in several dozen universities and research institutions and conferences in India and abroad. Now I accord very warm welcome to Professor Upendra and request him to kindly address the seminar. Thank you, everyone. I think I'll be better if I come there and interact with you, because I think there is a lot of echo. अगर मैं कुछ बोलूं और आपको समझ में नहीं आएगा फिर कोई फायदा नहीं है, तो मैं वहाँ पे बोलूं. मेरे ख्याल में that is comfortable for everyone. Hello. हाँ. So, I think most of you are all from social sciences and humanities. Okay. So, as a researcher, when you try to write a research proposal, that is the most difficult part. Because sometimes we think that writing a research proposal is a very easy task, but it is actually not. Most of the time, the students are rejected because of the poor quality of the research proposal, right? And sometimes when you apply for a funding council, maybe for doctoral research, maybe for postdoctoral research, maybe for some research project, so your research proposal quality should be good, otherwise it is not acceptable to the funding council. So to write a research proposal, you should know the different steps that are important in writing the research proposal, right? And I would emphasize that when you write a good quality research proposal, it serves 3 important purposes. 3 important purposes. First, when you write a good quality research proposal, it removes the need for interaction. So sometimes interview or interaction is done because the proposal is not self-explanatory. It doesn't explain everything. कई बार जब आप प्रपोजल लिखते हो तो सारे चीज प्रपोजल से पता नहीं चलता, ठीक है? तो इसीलिए इंटरेक्शन होता है. तो जब आप पहले से ही अच्छे प्रपोजल लिखोगे जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा तो उसके लिए इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है. यू गॉट माय पॉइंट? सो दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड, व्हेन यू राइट ए गुड क्वालिटी रिसर्च प्रपोजल, इट प्रॉमिसेस सक्सेस. अगर आप अच्छे क्वालिटी का रिसर्च प्रपोजल लिखोगे तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी रेट ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो रिजेक्शन और सिलेक्शन होता है वो रिसर्च प्रपोजल की क्वालिटी की बेसिस पे होता है, ठीक है? तीसरा जो है, व्हेन यू राइट ए गुड क्वालिटी रिसर्च प्रपोजल, द सिलेक्टर्स नॉट ओनली गो थ्रू द रिसर्च प्रपोजल्स क्वालिटी, रादर इन दैट रिसर्च प्रपोजल दे सी your potential, your future potential as a researcher.
तो जब प्रपोजल इवैल्यूएट करते हैं, खाली ये नहीं देखते कि आपने अभी क्या लिखा है, उस प्रपोजल में वो लोग आपको देखते हैं नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर के लिए कि आप आगे आने वाले टाइम में किस तरह रिसर्चर बनोगे। तो ये तीनों कारण की वजह से, सो बिकॉज ऑफ दिस ऑल 3 रीजंस यू शुड राइट ए गुड क्वालिटी रिसर्चर research proposal. Even if you are writing a PhD synopsis, you are writing to a funding council, or even if you are writing for a research project, right? For everything. So I am going to tell you now, the important steps that is needed for writing a good quality research proposal. सबको समझ में आ रहा है? इको का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? Clear? ठीक है. So whenever you write a good quality research proposal, you should start with the title of the research proposal. Start with the first step in writing a good quality research proposal is the title itself, right? And the title should be catering to the needs of the researcher and also to the needs of the funding council. So you should use 3 C's. C for cat. You should think of 3 C's when you write a good quality research title, right? First C stands for conciseness. C for conciseness. Second C stands for clarity. Third C stands for catchy. That is what we call attractive. तो जब आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं, ये तीनों सी के बारे में आपको काम करना है. पहला सी का मतलब है कंसाइज. कई बार रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं, टाइटल बहुत लंबा लंबा एक पैराग्राफ लेंथ का होता है. That gives not only a very bad impression about your research writing capability, but it also very frustrating. आप जितने ज़्यादा लंबा टाइटल खींचोगे, उतने ही ज़्यादा आपकी शॉर्टकमिंग्स पता चलेगा. So don't write more than 12 words to 15 words maximum. 12 से 15 वर्ड से ऊपर आपको टाइटल फॉर्मुलेट करना ही नहीं है. जरूरी नहीं है हम अपनी बात को करने के लिए लंबा खींचे, समझ रहे हो. और रिसर्च का कैपेबिलिटी वही है, यू हैव टू राइट लेस बट दैट वुड बी मोर मीनिंगफुल. सो डोंट राइट मोर देन 12 वर्ड्स and maximum you can go up to 15 words. So that you must keep in mind while submitting a good quality research proposal. और ये कभी ये नहीं सोचना कि हम ज़्यादा लिखेंगे तो उससे कोई ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन होगा, ज़्यादा लिखोगे तो बुरा इंप्रेशन होगा. You got my point? So if you write too much, that gives a very bad impression about your research capability, कि आप बहुत ज़्यादा पुअर हो ताकि आप इस तरह इतना लंबा लिख के अपनी बात को बता रहे हो. Got my point? तो पहला, you should not write more than 12 to 15 words. First C, concise. Second C stands for clarity. Don't use double meaning words. Don't use ambiguous words. जो चाहिए वही वर्ड यूज करना है. कई बार देखोगे बहुत ज़्यादा डबल मीनिंग, कंफ्यूजिंग, ambiguous, इस टाइप का वर्ड यूज करते हैं. सो डोंट ट्राई टू अवॉइड दीज वर्ड्स बिकॉज दैट डजंट कन्वे द एक्चुअल मीनिंग, रादर इट कन्फ्यूजेस मेनी. इसीलिए जब भी आप कोई अच्छे रिसर्च प्रपोजल लिखोगे, सेकेंड कंडीशन है डोंट राइट डबल मीनिंग, एम्बिग्यूअस, अनक्लियर वर्ड्स. टेक्स्ट के अंदर जो हो, टेक्स्ट के बाहर वही टाइटल होनी चाहिए. If you are writing on or if you are researching on India and Pakistan, ऊपर टाइटल में इंडिया पाकिस्तान होनी चाहिए, इंडिया चाइना नहीं होनी चाहिए. You got my point? There should not be a gap between the text and the title. ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो टेक्स्ट में है टाइटल उसी हिसाब से होनी चाहिए. बहुत बार आप देखोगे अंदर कुछ है बाहर कुछ है. वो तो मॉल वगैरह में चलता है, रिसर्च में नहीं चलता. अरे मॉल में क्या करते हैं, 50% डिस्काउंट लिखते हैं, छोटा सा लिख देते हैं अप टू. जब आप बिलिंग करते हो तब कहते हैं 5% डिस्काउंट, राइट. बट यू विल नॉट डू दैट इन योर रिसर्च. एंड वेन एवर यू राइट ए गुड रिसर्च प्रपोजल, कीप इट इन माइंड दैट यू राइट टू द पॉइंट, वेरी प्रिसाइज, वेरी क्लियर, relevant words that will make your title, right. So you should be
very clear so far as the text is concerned, so far as the title is concerned. So there should not be a mismatch between the text and the title. ये सेकेंड चीज आपको ध्यान रखना है. तीसरा चीज कैची. कैची का मतलब अट्रैक्टिव है. जब आप कोई चीज को लिखते हो, दूसरा जो उसको पढ़ेगा तो उसको वो अट्रैक्टिव लगनी चाहिए. बहुत ही ज़्यादा बोरिंग, डरमांट, अनइंटरेस्टिंग इस तरह नहीं लिखना है. अरे एक ही प्रधानमंत्री है, अगस्त 15 के दिन एक ही प्रधानमंत्री लाल किला में स्पीच देते हैं. नेक्स्ट डे अलग अलग न्यूज़पेपर उसको अलग तरीका से कवर करते हैं. आपने देखा कभी सेम हेडलाइन होगा? अगर सेम हेडलाइन होगा कोई पढ़ेगा ही नहीं, सबको लगेगा ठीक है टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लिया काफ़ी है. But same news is covered by different newspapers in different news headlines, just to attract you towards their paper, towards their media. So, when you write a good quality research proposal, make it sure that you are using the sentence, you are using or you are formulating the title in such a way that it attracts the evaluator, it motivates the evaluator, it gives a very good impression about you to the evaluators. समझ में आ रहा है? टाइटल कंसाइज हो, क्लियर हो और कैची हो. अगर ये 3 C के ऊपर आप ध्यान रखोगे तो आपकी टाइटल डेफिनेटली अच्छा होगा. और ये सबसे पहला चीज है जिसको कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग. जब भी आप लाइब्रेरी जाते हो, कोई अच्छे टाइटल का कोई बुक होगा तो सबसे पहले आप देखते हो उस बुक के अंदर क्या है. अगर टाइटल बहुत ही बोरिंग होगा, लंबा सा होगा, ऐसे ही आपको लगेगा तो आप देखते नहीं वो क्या है, आप सोचते हो ऐसे ही होगा कोई. राइट? सो बी केयरफुल व्हेन यू फॉर्मुलेट ए रिसर्च टाइटल and particularly take into consideration these 3 C's. C for concise, C for clarity, C for catchy. ठीक है? अगर आप ये तीनों C का ध्यान रखोगे तो मुझे नहीं लगता आपकी टाइटल में कोई कमी होगा. समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, तो कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है? एनीवे, द सेकेंड इज व्हाट इज कॉल्ड रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है? जब आपके रिसर्च प्रपोजल का टाइटल फॉर्मुलेट हो गया तो आपको अब एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर काम करना है, क्योंकि ज़्यादातर फंडिंग काउंसिल एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर फोकस करते हैं. तो मोस्ट ऑफ द फंडिंग काउंसिल्स दे एक्सपेक्ट दैट यू शुड सबमिट ए गुड क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट व्हिच मे बी 300 words, 500 words, 750 words, maximum 1000 words. So it depends all to the requirement of the funding council what length of the abstract should be. If you are applying to Europe, they encourage you to apply or submit an abstract of 750 words. If you are applying to USA, they encourage you to submit an abstract of 1000 words. But in India, we generally require 300 to 500 words of abstract maximum. ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट का लेंथ मैंने बताया 300 से 500 मैक्सिमम होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं. अगर कोई ऊपर मांगता है इसका मतलब वो स्पेसिफिकली लिखे होंगे. वी एनकरेज यू टू सबमिट ए 1000 वर्ड एब्स्ट्रैक्ट. अगर वो मांगते हैं यू हैव टू गिव 1000 वर्ड एब्स्ट्रैक्ट. अदरवाइज स्टैंडर्ड नॉर्म इज 300, मैक्सिमम 500. एंड व्हेन यू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट, द एब्स्ट्रैक्ट शुड क्लियरली रिफ्लेक्ट एवरीथिंग. In fact, it should be the summary of everything. जैसे आप वेजिटेबल सूप पीते हो, सारे वेजिटेबल को स्मैश करके जैसे आपको सूप दिया जाता है, तो एब्स्ट्रैक्ट आपका उसी तरह होना चाहिए. कुछ भी आपने अंदर जो 10-12 पेज का एब्स्ट्रैक्ट प्रपोजल बनाया है, तो इट शुड क्लियरली रिफ्लेक्ट द टेक्स्ट और द आर्गुमेंट्स व्हाट यू हैव मेड इन योर रिसर्च प्रपोजल. तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट में सब चीज का सारांश होनी चाहिए, समरी होनी चाहिए. राइट? एंड यू शुड राइट दैट समरी in 300 to 500 words. And if I am your evaluator, I will not see what is there inside the proposal. Just by reading your abstract, I will come to the conclusion, okay, this is what you want to do. आपकी abstract ऐसे लिखना चाहिए आपको कि मैं आगे का अगर डिटेल प्रपोजल ना पढ़ूं तो समरी पढ़ के, abstract पढ़ के समझ जाओ कि आपकी आर्गुमेंट क्या है. समझ में आ रहा है? तो किसी चीज को आपको मिक्स मतलब स्किप नहीं करना है, किसी चीज को आपको छोड़ना नहीं है. सारे चीजों का जो समरी होगा दैट यू शुड राइट इन 300 to 500 वर्ड्स. एंड डोंट फॉरगेट टू राइट सम की वर्ड्स.
4-5 कीवर्ड्स का मतलब जो वर्ड्स को आप फ्रीक्वेंटली यूज करने जा रहे हो उसका 4-5 कीवर्ड्स आपको लिखना है. तो राइट द एब्स्ट्रैक्ट along with 5-6 keywords. Right? Keywords का जो फॉर्मूला है वही है the words which you are going to use frequently in your research proposal. अगर आपने इंडिया, यूक्रेन, रसिया ऐसे करके लिखा है तो इसका मतलब 3 कीवर्ड हो गया, इंडिया, रसिया, यूक्रेन, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स, जिनको आप फ्रीक्वेंटली यूज करने जा रहे हो. सो राइट अबाउट देम इन द कीवर्ड्स. ओके, क्लैरिटी है, कोई इशू नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट हो गया. अब क्या करना है? रिसर्च बैकग्राउंड, रिसर्च कंटेक्स्ट, राइट. और व्हाट यू से इंट्रोडक्शन. आप इंट्रोडक्शन कह सकते हो, रिसर्च बैकग्राउंड कह सकते हो, रिसर्च कंटेक्स्ट कह सकते हो, राइट. सो दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ राइटिंग ए गुड क्वालिटी रिसर्च प्रपोजल. ठीक है. रिसर्च कंटेक्स्ट में आपको क्या फोकस करना है? What you have to write in the research context? There is a text and there is always a context. टेक्स्ट अगर होगा तो उसकी कोई ना कोई कंटेक्स्ट होगा. हमारे यहाँ पे कोचिंग एंड गाइडेंस सेल की तरफ से ये रिसर्च मेथोडोलॉजी हो रहा है, इसीलिए मैं रिसर्च प्रपोजल के बारे में बोल रहा हूँ. कंटेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट क्या है, राइट. सो व्हेन यू राइट ए गुड इंट्रोडक्शन, ट्राई टू लिंक दैट विथ ए कंटेक्स्ट. Context can be about any debate, about any discourse, about any controversy that is going on within the country or outside the country related to your topic. ठीक है. जैसे पॉवर्टी है, मान लो पॉवर्टी के बारे में आप कोई रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हो, पॉवर्टी को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है, देश के अंदर है, देश के बाहर है, यूपी के अंदर भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में पॉवर्टी को लेकर अलग अलग मीनिंग है. तो आप अगर उससे शुरुआत करोगे तो दैट गिव्स ए वेरी गुड इंप्रेशन टू द इवैल्यूएटर्स दैट यू नो व्हाट इज बीइंग डिबेटेड, व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड एंड व्हाट इज गोइंग ऑन बोथ विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री. अगर आप उस डिबेट के साथ अपने आप को लिंक करते हो तो इवैल्यूएटर्स को ये पता चलता है कि आपको पता है कि क्या हो रहा है. ऐसा नहीं आप ऑल ऑफ ए सडन शुरू करोगे तो दैट गिव्स ए वेरी पुअर इंप्रेशन बिकॉज यू आर नॉट अपडेटेड. तो जो लोग अपडेटेड होते हैं उनको अपनी सब्जेक्ट का, अपने टॉपिक के बारे में लेटेस्ट इश्यूज, लेटेस्ट डिबेट्स, लेटेस्ट कंट्रोवर्सी, लेटेस्ट डिस्कोर्सेस सब के बारे में पता होता है. ठीक है, क्लियर. तो जब आप रिसर्च प्रपोजल का कॉन्टेक्स्ट लिखोगे तो आप उसको लिंक करोगे किसके साथ? तो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, लेटेस्ट इश्यूज, लेटेस्ट डिबेट्स, लेटेस्ट डिस्कोर्सेस, लेटेस्ट कंट्रोवर्सीज. ठीक है. एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं. पहले हम पॉवर्टी के बारे में बहुत सारे, पॉवर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए, पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग पैरामीटर यूज किए थे. ठीक है. एक पैरामीटर ये था कि जो गांव में रहते हैं उनको 2300 कैलोरी और जो शहर में रहते हैं उनको 2100 कैलोरी का खाना डेली खाना चाहिए. अगर आप 2100 से कम खाते हैं, शहर में रहते हैं, आप पुअर हो, और आप गांव में रहते हो 2300 से कम खाते हो तो आप पुअर हो. ये प्लानिंग कमीशन का डेफिनेशन कभी हुआ करता था. अब उसमें क्या प्रॉब्लम है? अब इस डेफिनेशन में क्या प्रॉब्लम है? आपके हिसाब से क्या प्रॉब्लम है? बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें? अरे कैलोरी का जो डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन कैलोरी डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी? क्या प्रॉब्लम है? सही डेफिनेशन है क्या? ये डेफिनेशन सही है ना? इसमें कुछ कमी है? कमी नहीं है कोई? आजकल सब लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस और फिगर कॉन्शियस हो रहे हैं, वो 5000 कैलोरी खा सकते हैं बट खा रहे हैं 1000 कैलोरी. तो आप इनको कौन सी गरीबी कैटेगरी में लाओगे? यू गॉट माई पॉइंट. आजकल हर कोई सुंदर दिखने के चक्कर में, फिगर अच्छा रखने के चक्कर में डाइटिंग करते हैं, कम खाते हैं, डिनर नहीं खाते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, खाली लंच खाते हैं. अब क्या आप उनको गरीब कहना सही रहेगा? अरे क्या वो गरीब की कैटेगरी में आएंगे? दिस इज द प्रॉब्लम विथ
कैलोरी डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। कोविड से पहले सबको लगता था कम से कम घर में एक बाथरूम होनी चाहिए, कम से कम एक बाथरूम तो होना चाहिए। कोविड के बाद, कोविड के दौरान पता चला जिसके घर में एक बाथरूम है और कोई एक फैमिली मेंबर कोविड से अफेक्टेड है, सभी एक बाथरूम यूज करेंगे, सारी पूरा को पूरा फैमिली कोविड इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो कितने बाथरूम होना चाहिए कम से कम घर में? मिनिमम 2, सो दैट एक को अगर प्रॉब्लम हो गया दूसरे लोग दूसरे बाथरूम यूज करेंगे। कम से कम दे आर नॉट गोइंग टू फोर्सफुली यूज दैट टॉयलेट व्हिच कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द होल फैमिली। तो इसीलिए ये सारे पॉवर्टी के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। पहले क्या होता था, बड़े बड़े जो अपार्टमेंट है, जितने फ्लोर ऊपर जाओगे उतना रेट ज्यादा होता था, ठीक है। अगर आप 40 मंजिल में रहोगे उसका रेट अलग है, 50 मंजिल में रहोगे उसकी रेट अलग है। कोविड के बाद वो कंसेप्ट खत्म हो गया, अब नीचे जो रहेगा वो ज्यादा महंगा है। क्यों? क्योंकि कोविड के दौरान आपको अगर 40 मंजिल में रहोगे लिफ्ट के बिना जा नहीं सकते हो, लिफ्ट में जाओगे तो कोविड का इन्फेक्शन की डर है। यू गॉट माई पॉइंट? अरे बड़े बड़े मंजिल, टॉप मंजिल में बिना लिफ्ट में आप कैसे जाओगे? फर्स्ट मंजिल में, सेकंड मंजिल में रहोगे आप, बिना लिफ्ट यूज करके भी जा सकते हो घर। तो इसीलिए कोविड के बाद जो लोग टॉप मंजिल में रहना पसंद करते थे और बिल्डर उसका एनकैश करके ज़्यादा पैसे लेते थे, आजकल लोगों की टेस्ट चेंज हो गई, क्योंकि उनको लगता है एक तो अर्थक्वेक होगा तो 40 मंजिल से नीचे आना मुश्किल है, और कोविड होगा लिफ्ट यूज करना मुश्किल है। So these are the latest developments that is going on in the arena of poverty, and being a researcher you must know what are the recent developments, recent controversies, recent issues and recent discourses. Then only you can link your research proposal to poverty in a very good way. अगर आप इस तरह चीज़ों को एक्सप्लेन करके अपनी टॉपिक को प्रॉब्लमेटाइज करोगे तो दैट विल मेक ए गुड कंटेक्स्ट ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। समझ में आ रहा है? अगर उसको अच्छे से आप लिंक करोगे, अगर आप ये 3 जो छोटा छोटा मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर ये तीनों को एग्जाम्पल के तौर पर आप यूज करके पॉवर्टी को डिफाइन करोगे विद इन द कंटेक्स्ट, तो जो इवैल्यूएट करेगा उसको पता होगा भाई इसको सब चीज़ पता है, कम से कम करेंट चीज़ तो पक्का पता है, ठीक है। अगर आप अचानक ऑल ऑफ ए सडन अपना टॉपिक शुरू करोगे, नोबडी विल टेक यू सीरियसली। उनको पता चलेगा भाई ये इसको लेटेस्ट चीज़ के बारे में नहीं पता। So you should make yourself updated when you write an introduction, and the context of the topic should be clearly linked to the latest developments, latest debates, latest controversies that will make your topic more interesting and relevant. लॉजिकल लगेगा, अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा जब उसके बैकग्राउंड देके आप कोई टॉपिक का शुरुआत करोगे, राइट। तो उस शुरुआत करने के लिए यू हैव टू राइट ए गुड रिसर्च कंटेक्स्ट या रिसर्च बैकग्राउंड। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अरे समझ में नहीं, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा मुझे बताना, मैं 1-2 और एग्जाम्पल देके समझा दूंगा। मतलब मैं चाहता हूँ आपको कंसेप्चुअली क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर एक बार आप समझ जाओगे, अपने आप लिख लोगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो थर्ड इम्पोर्टेंट स्टेप था वो रिसर्च कॉन्टेक्स्ट था या रिसर्च बैकग्राउंड था। अच्छे बैकग्राउंड, मूवी वगैरह जैसे देखते हो, मूवी में बैकग्राउंड होता है ना? नहीं, कुछ मूवी में शुरुआत में बैकग्राउंड होता है, गजनी जैसे मूवी में इंटरवल के बाद होता है ना? नहीं होता? नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा स्टोरी, आपको स्टोरी नहीं समझ में आएगा। अगर कोई कोई बैकग्राउंड नहीं होगा तो आपको मूवी कैसे समझ में आएगा? तो इसी तरह बिना बैकग्राउंड में आपका अगर रिसर्च प्रपोजल आप शुरुआत करोगे वो किसी को समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आपको समझ में आएगा, राइट। सो योर रिसर्च प्रपोजल शुड हैव ए गुड रिसर्च बैकग्राउंड या गुड रिसर्च कंटेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप in writing your research proposal is to focus on research objectives, and you should write very clear cut, relevant and to the point research objectives, ठीक है। आप अपनी रिसर्च के दौरान जो कुछ करना चाहते हो वो आपकी रिसर्च ऑब्जेक्टिव में होनी चाहिए, और रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे लिखना चाहिए, मैं बिना आगे पढ़े रिसर्च ऑब्जेक्टिव से देख के समझ जाऊं आगे क्या कुछ है। There is no fixed number
8 ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, 7 ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, 10, ऐसा कोई नंबर नहीं है। आपको, आप रिसर्चर हो, जो आपको अच्छा लगे आप सारे चीज़ों को कवर करके रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखो, राइट। इफ यू हैव 8 ऑब्जेक्टिव, डोंट राइट 10। 8 है तो 8 लिखो, 7 है तो 7 लिखो, बट यू शुड कीप इन माइंड दैट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स help the evaluator to know the depth of your research proposal. जब तक आपकी ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी रिसर्च प्रपोजल क्लियर नहीं होगा। तो हमारे रिसर्च प्रपोजल क्लियर कट होना चाहिए विथ क्लियर ऑब्जेक्टिव। अगर आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली की तरफ गाड़ी पकड़ोगे, अगर आप टुंडला की तरफ जाओगे थोड़ी दिल्ली में पहुंचोगे। आपकी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, आपके मन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे को दिल्ली जाना है या कानपुर जाना है, राइट। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव उसी तरह होना चाहिए। इफ यू राइट good quality research objectives, that will help the evaluators to know what is the depth of your research proposal, what you know about your research proposal, how clear you are about your research proposal, and it will also help the researcher to know what is the depth of your research proposal, what exactly you focused on your research proposal. And even if I don't go through the detail of your research proposal, by going through the objectives, I can find out what exactly are your objectives. इसीलिए किसी भी अच्छे रिसर्च प्रपोजल में क्लियर कट, टू दी पॉइंट, लॉजिकल रिसर्च ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। नहीं होगा, अगर आप कंफ्यूज करोगे, मेरे पास ऑप्शन है, मैं उसको डस्टबिन में फेंक दूंगा, मेरे पास इतने टाइम नहीं है कि मैं बैठ के आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो मैं उसे निकालूंगा, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए कंट्री विच इज़ वेरी कॉम्पिटेटिव। बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, हर चीज़ के लिए बहुत सारे अप्लाई करते हैं, और आपको क्यों लेंगे जब आप दूसरे को कंफ्यूज करोगे, राइट। सो यू शुड क्लियरली फोकस ऑन योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज ए रिसर्चर, एज ए स्कॉलर, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो है इन राइटिंग द रिसर्च प्रपोजल इज योर हाइपोथेसिस एंड रिसर्च क्वेश्चंस। हाइपोथेसिस एंड रिसर्च क्वेश्चंस दोनों अलग अलग है। कभी हाइपोथेसिस को रिसर्च क्वेश्चन नहीं मानना, कभी रिसर्च क्वेश्चन को हाइपोथेसिस नहीं मानना, राइट। सो यू हैव टू राइट डाउन द हाइपोथेसिस ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल एंड द रिसर्च क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव अलग होता है, रिसर्च क्वेश्चन अलग होता है, हाइपोथेसिस अलग होता है। ये टेक्निकल चीज़ें पहले इसको आपको समझना है। तीनों में डिफरेंस है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव अलग होता है, रिसर्च क्वेश्चन अलग होता है, रिसर्च हाइपोथेसिस अलग होता है। और ये तीनों में क्या डिफरेंस है मैं अभी बताऊंगा, पर कोई बता सकता है इनमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस एंड रिसर्च हाइपोथेसिस? क्या फ़र्क है इन तीनों में? क्या तीनों सेम है? सेम तो नहीं है, मैं बता चुका हूँ इसमें फ़र्क है। तो क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस? बताओ। यस, research questions. Research question, that's what I said. Research questions are like what we're trying to find out, the basic objectives of our research. And hypothesis is on the basis of literature review, what we hypothesize, right? The assumption that we do, isn't it? That's the research hypothesis. And after collecting data, we test our hypothesis to find out the final conclusion. Not exactly hypothesis, is equated with review of literature. That review of literature purpose is different. Hypothesis purpose is different, right? Yeah, but so how will we come to a hypothesis like that? Yes. We have to have some knowledge about that. Okay. Anybody else? और कोई कोशिश कर सकते हो? Hypothesis क्या है? What is a hypothesis? Anyway, मैं ही बताता हूँ, ठीक है। एक ही सेंटेंस में बताऊंगा, जिंदगी भर के लिए याद रखना, कभी चेंज नहीं होगा ये। हाइपोथेसिस आर रिसर्च assumptions. Hypothesis are, you can add solution based research assumptions which can be proved, disapproved or nullified by research. दोबारा रिपीट कर रहा हूं। Hypothesis are solution based research assumptions which can be proved, approved or nullified
बाय वे ऑफ रिसर्च। जब आपका कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्टडी होगा तभी हाइपोथेसिस की जरूरत पड़ता है। हाइपोथेसिस सारे रिसर्च प्रपोजल में नहीं है। अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करोगे यू डोंट नीड ए हाइपोथेसिस। अगर आपकी रिसर्च जो है सॉल्यूशन बेस्ड है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, तब आपको हाइपोथेसिस की जरूरत पड़ेगी। तो हाइपोथेसिस क्या है ना, दीज आर सॉल्यूशन बेस्ड। अगर आप पॉवर्टी के सॉल्यूशन के बारे में सोचते हो तो आपको लिखना है, अगर आप मान लो सपोज आप टेररिज्म के बारे में काम करते हो तो आप हाइपोथेसिस करोगे पॉवर्टी लीड्स टू टेररिज्म, पॉवर्टी लीड्स टू टेररिज्म। तो इसका मतलब अगर हमें टेररिज्म को खत्म करना है पॉवर्टी के ऊपर फोकस करना है। तो दिस इज ए सॉल्यूशन बेस्ड स्टेटमेंट। डेमोक्रेसीज आर पीसफुल, डेमोक्रेसीज आर पीसफुल। 100% नहीं होगा तो हाइपोथेसिस आपका कैसे होगा? But basically it is tentative statement. It can be proved right or it can be proved Yes. wrong. The purpose is not to prove everything. Sometimes you have to disapprove it. कई चीज को हम गलत, कई चीज को सही मान के हम अभी तक मानते रहे जबकि वो सही नहीं है। तो आपकी पर्पस क्या है? टू डिसअप्रूव, ठीक है, या नॉलिफाई। नॉलिफाई करना भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, आप समझ रहे हो? अगर सॉल्यूशन बेस्ड आपकी स्टडी हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं आप एज ए रिसर्चर हर चीज को जस्टिफाई करोगे, प्रूव करोगे। डिसअप्रूव करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट काम है एज ए रिसर्चर। मैंने पॉवर्टी के बारे में बताया, आप डिसअप्रूव किया ना? नहीं। आप कहोगे जैसे कोविड के टाइम जो कुछ सिचुएशन हो रहा है कैलोरी का हो रहा है तो इट इज डिसअप्रूव। कैलोरी को आप फोकस करके थोड़ी पॉवर्टी का डेफिनेशन कर सकते हो आजकल की जमाना में। इट इज डिसअप्रूव, गलत हो गया ना? रादर वी आर एक्सपांडिंग द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। नॉलिफाई कैसे करते हैं, कैसे चीजों को नॉलिफाई करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स दैट इज कॉल्ड नॉलिफिकेशन। ये तो जानते हो ना आप, जब दोनों वेरिएबल में रिलेशनशिप नहीं होगा वो क्या होगा? नॉलिफाई हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे आज ए टीचर मैं कॉपी चेक करता हूं, मैं बहुत बढ़िया एग्जाम्पल नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर कोई अच्छे हैंडराइटिंग होगा तो हम कहते हैं जरूर किसी लड़की का कॉपी होगा। समझ में आ रहा है? अच्छे राइटिंग होगा तो अच्छे राइटिंग लड़की के साथ लिंक करना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। भाई लड़कों का राइटिंग भी तो अच्छा हो सकता है, कुछ लड़कों का, सारे लड़कों का राइटिंग अच्छा नहीं है, कुछ लड़कों का राइटिंग भी तो अच्छा हो सकता है। तो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन गुड हैंडराइटिंग एंड द जेंडर ऑफ द कैंडिडेट। नॉलिफाई हो गया ना? क्लियर? तो हाइपोथेसिस में आप तीन चीज कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, डिसअप्रूव कर सकते हो, नॉलिफाई कर सकते हो। तीनों रिसर्च के लिए जरूरी है। एज ए रिसर्चर यू मस्ट प्रूव समथिंग, यू मस्ट डिसअप्रूव समथिंग, यू मस्ट नॉलिफाई समथिंग, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ योर हाइपोथेसिस। पहले हम समझते थे पॉवर्टी की वजह से टेररिज्म हो रहा है। आजकल सारे पढ़े लिखे मेडिकल साइंस बैकग्राउंड वाले, मैनेजमेंट वाले, आईटी वाले टेररिज्म कर रहे हैं। अब कैसे कहोगे पॉवर्टी लीड्स टू टेररिज्म? दिस इज नॉलिफाइड। No, there is no relationship. This is disapproved. Got my point? So there is no relationship कि पॉवर्टी पहले हुआ करता था 80s में 90s में, हो सकता है जो लोग वायलेंस करते थे वो पॉवर्टी की वजह से परेशान होकर करते थे। अभी कौन सा, अभी तो जितने किसी को भी पकड़ लो सारे को सारे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर सो एंड सो, they are highly qualified coming from very well to do economic families, and on that basis how can you say that poverty leads to terrorism? It is totally disapproved. ठीक है। नॉलिफिकेशन का मतलब मैंने बताया कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, गुड हैंडराइटिंग और जेंडर, ये दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, नॉलिफाइड। तो हाइपोथेसिस में सॉल्यूशन बेस्ड स्टडी हो जिसकी पर्पस होता है प्रूव, डिसअप्रूव या नॉलिफाई करना। 50 एग्जाम्पल दूंगा, बताओ क्या एग्जाम्पल चाहते हो? नॉलिफाइड का बताया, गुड हैंडराइटिंग लड़की का,
है ना, डिसअप्रूव का क्या हो गया? गैलीलियो said before everybody else that the sun is stationary and the earth moves around the sun. गैलीलियो से पहले सभी लोगों को लगता था सन ही पृथ्वी की चारों तरफ रोटेट कर रहा है, दिखता भी है, अभी इधर है, थोड़ी देर में सन उधर है, शाम को फिर सूर्यास्त हो रहा है, we know it and we see it. गैलीलियो से पहले सभी लोगों को यही लगता था कि सन अर्थ की चारों तरफ रोटेट कर रहा है. इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम गैलीलियो हु मेड इट ए पॉइंट दैट द ऑपोजिट इज ट्रू. ही डिसअप्रूव्ड दिस and said no, the sun is stationary, the earth is moving around the sun. अप्रूव हो गया. जब गैलीलियो ने ये बात कहा था सभी को लगा गैलीलियो पागल हो चुके हैं, जो चीज हमें दिख रहा है उस चीज को गलत कह रहा है. गैलीलियो से पहले सभी लोगों को यही लगता था कि पृथ्वी जो है वो स्टेशनरी है, सन जो है उसकी चारों तरफ रोटेट कर रहा है. तो गैलीलियो फॉर द फर्स्ट टाइम ये चीज को डिसअप्रूव किया कि ये गलत है. सही क्या है? पृथ्वी जो है सूरज की चारों तरफ चक्कर लगा रहा है. और उस टाइम जो यूरोप का जो बड़ा आदमी होता था वो पोप होता था. कौन होता था? पोप. जब पोप के पास ये बात पहुंची तो पोप ने कहा ये गैलीलियो का दिमाग खराब हो चुका है. समझ रहे हो? क्योंकि उस पोप को लगा कि पोप इतना बड़ा आदमी है, अगर वो पृथ्वी अगर स्टेशनरी है और सूरज अगर स्टेशनरी है और जैसे गैलीलियो कह रहा है पृथ्वी चारों तरफ चक्कर काट रहा है, पोप कहाँ रह रहा है? पृथ्वी में रह रहा है. इसका मतलब पोप भी चक्कर काट रहा है सूरज की. अरे जो बहुत ही बुरी बात है भाई, पोप ऐसा बड़ा आदमी है वो सूरज की चारों तरफ चक्कर काटेगा, बहुत ही गलत बात है. तो गैलीलियो वाज गिवन ओनली 2 ऑप्शंस, या तो अपनी स्टेटमेंट को विड्रॉ करो या तो तुम्हें आग में जिंदा फेंक देंगे. तो मरना चाहते हो या अपनी स्टेटमेंट को विड्रॉ करना चाहते हो? तो गैलीलियो का जो दोस्त वगैरह थे उन्होंने उसको समझाया, छोड़ यार इसके चक्कर में ना पड़, तू अपनी बात को विड्रॉ कर ले. बाद में हमें पता चला ओनली गैलीलियो वाज राइट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज रॉन्ग. यस, at least a section of the people, yes, this is knowledge is not absolute. When we used to study in the schools, everybody said there are 9 planets. अभी कहते हैं प्लूटो इज नॉट ए प्लैनेट. ठीक है, हो सकता है. हमारे IQ या हमारे नॉलेज सिस्टम उतने ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं सोलर सिस्टम नहीं है. यू गॉट माई पॉइंट? अभी हम सिर्फ एक ही सोलर सिस्टम को देख पा रहे हैं, हो सकता है 50 और सोलर सिस्टम होगा. सो अभी हम जितने हमारी इंटेलिजेंस जितना है, जितना हम इंटेलिजेंट टूल्स को डेवलप कर सकते हैं उतने ही देख पा रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं. अभी मार्स के बारे में भी हमें नॉलेज नहीं, मार्स फॉरगेट मार्स, मून्स के बारे में भी हमें मून के बारे में भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, कहाँ पे पानी है कहाँ पे पानी नहीं है वो भी पता नहीं चल पा रहा है. सो दैट्स परफेक्टली एक्सेप्टेड. और नॉलेज में यही होता है कि रिसर्च में यही होता है कि आपने कुछ छोड़ा, मैं आपको चैलेंज करूँ, आगे लो. Right? So that's fine. But what I'm trying to say is, it was Galileo who disapproved the whole point that the earth is the earth is stationary and the sun is rotating around the earth. ठीक है? disapprove हुआ ना नहीं? हुआ ना नहीं हुआ? नहीं समझ में आ रहा है? एक और एग्जाम्पल. नहीं हुआ? क्लियर हो गया? Not negative always. मैंने कहा solution based. It can be also positive. Negative. It can be positive. Poverty leads to terrorism. Positive. Not necessarily. It can be disapproved. There are other factors that also contribute for terrorism, not just poverty. Poverty may be one of the factors, but it is not the sole factor. So it is disapproved. नहीं हुआ? एक और एग्जाम्पल दूं. जब तक नहीं कहोगे तब तक मैं एग्जाम्पल देते रहूंगा. ठीक है? पहले हम मानते थे नहीं, अभी भी लोग मानते हैं कि अगर किसी का लड़की हुआ तो माँ रिस्पॉन्सिबल है. अभी भी गांव कितने सारे तलाक, डिवोर्स, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा इसी बात को लेकर हुआ. ठीक है?
तो मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू ए डॉटर, जबकि मॉडर्न साइंस कहता है फादर इज सोलली रिस्पॉन्सिबल। यस या नो? डिसअप्रूव होना नहीं। पहले समझते थे मेरा जो ब्लड ग्रुप है मेरा बच्चे का वही ब्लड ग्रुप होगा, ये भी गलत है, समझ रहे हो? ये भी गलत है। साइंस डजंट एक्सेप्ट दिस। मतलब वो मदर के ब्लड ग्रुप भी ले सकता है, ये डिसअप्रूव होना नहीं। तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू प्रूव समथिंग, समटाइम्स यू डिसअप्रूव समथिंग which you have accepted for 1000 years and now you say this is totally wrong. Okay? So hypothesis can be negative, it can be positive, it can be solution oriented, it can be for disapproving something, for nullifying something. It has multiple objectives, right? What is a research question? When you prepare a research proposal, there are so many questions that comes to your mind, but you don't have the answer right now. बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपके मन में सवाल उठता है। अगर आप एक अच्छे रिसर्चर हो तो अच्छे रिसर्चर को प्रपोजल अच्छे से सोने नहीं देता। आपके मन में, आप कहीं जा रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, बाइक ले रहे हो, कहीं जा रहे हो, आपके मन में ना वो सवाल आता रहता है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। And that you try to find out the answer only when you go to the field, meet the people, interact with the universe and find out the answer. जब आपके मन में क्वेश्चन है पर जिसकी आंसर अभी आपके पास नहीं है क्योंकि आपने अभी रिसर्च किया नहीं है, so that you do through your research. So that is what is called research question. हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन में समझ में आना नहीं। अरे इसमें क्वेश्चन है, आंसर नहीं है। उसमें आपके पास टेंटेटिव सॉल्यूशन है जिसको प्रूव करने के लिए आप फील्ड विजिट करते हो, प्रूव हो जाता है, डिसअप्रूव हो जाता है, नॉलिफाई हो जाता है। तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है? हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चंस में आपके पास क्वेश्चन है, आंसर नहीं है। हाइपोथेसिस में आपके पास एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है बट आप नहीं जानते वो सही है, गलत है, प्रूव होगा, डिसअप्रूव होगा, क्या होगा। You go to the field, interact with the universe, come up with data and try to prove, disapprove या nullify. ठीक है, समझ में आ गया? तो एक अच्छे रिसर्च प्रपोजल में हाइपोथेसिस होनी चाहिए और रिसर्च क्वेश्चंस होनी चाहिए। कितने हाइपोथेसिस होगा इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है, बट अगर एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस होगा, वन विल बी सेंट्रल हाइपोथेसिस, अदर्स विल बी सप्लीमेंट्री हाइपोथेसिस। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जितने भी आपको हाइपोथेसिस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा दैट यू कैन यूज, बट वन विल बी द प्राइमरी हाइपोथेसिस, द अदर्स आर सप्लीमेंट्री हाइपोथेसिस। क्लियर? यस। अगर वो सॉल्यूशन बेस्ड होगा कन्वर्ट कर सकते हो, बट दैट हाइपोथेसिस में जो है उसको रिपीट नहीं करोगे एज ए रिसर्च क्वेश्चन। हाइपोथेसिस बेसिकली आप फर्क करो सॉल्यूशन बेस्ड, नॉन सॉल्यूशन बेस्ड। इसकी आंसर है, इसकी आंसर नहीं है, बात खत्म। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, है ना, वो कर सकते हो। मैं कहूँगा बारिश के टाइम मतलब वोटिंग कम होता है, जब ज़्यादा धूप होगा तो वोटिंग कम होगा। एक रिसर्च क्वेश्चन है। मैं इसके लिए क्या करूँगा, अलीगढ़ जाऊँगा, कानपुर जाऊँगा, इगलास जाऊँगा, फलाना आगरा जाऊँगा, गर्मी के टाइम लोगों को पूछूंगा, इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल होंगे उनको पूछूंगा कितने वोटर है, कितने लोगों ने आया। जो लोग नहीं आए उनके घर जाके पूछूंगा क्या आपने गर्मी की वजह से नहीं गए ना, और कोई रीजन है। और पता चला मैक्सिमम लोगों ने कहा अरे बहुत गर्मी में कौन जा रहा है। क्या मतलब, मेरा क्वेश्चन सही है कि जब ज़्यादा गर्मी होगा तब कम वोटिंग होगा, ज़्यादा बारिश होगा कम वोटिंग होगा, त्योहार के टाइम करोगे वोटिंग कम होगा। सिंपल है, ठीक है। बहुत सारे सवाल हैं, उसके आंसर हम कहते हैं कि मान लो और बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि जब मतलब टेररिस्ट अटैक वगैरह करते हैं वो ज़्यादातर स्कूल, ब्रिज में, रास्ता में माइन वगैरह बिछा देते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों? बहुत सारे, मैंने कहा दिल्ली जैसा बहुत सारे कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है,
दिल्ली में इतने क्राइम क्यों हो रहा है, बॉम्बे में क्यों नहीं हो रहा है? वो भी तो इंडिया में है। अलीगढ़ में जो गाड़ी चला रहा है सांड की तरह गाड़ी चला रहा है, जब वो दिल्ली चला जाता है फटाफट बेल्ट मार लेता है, मास्क पहन लेता है। क्यों? अरे वही अलीगढ़ से लोग जो है अलीगढ़ में गाड़ी चला रहे हैं एक अलग प्रकार से, दिल्ली जाके गाड़ी चला रहे हैं अलग से। कैसे? और जो दिल्ली में गाड़ी चला रहा है जब वो अमेरिका जा रहा है गाड़ी चला रहा है, और बिल्कुल देखोगे बिल्कुल ना तो उसको गुस्सा आता है ना तो उसको कोई परेशानी है, वो आराम से गाड़ी चला रहा है। ऐसा क्यों? अरे समझ रहे हो? इसके पीछे ये भाई सेम लोग है, अलीगढ़ का लोग अलीगढ़ में गाड़ी चला रहा है। मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूं कि जब मैं बाइक चलाता हूं मेरा लॉजिक अलग है, जब मैं 4 व्हीलर चलाता हूं मैं आराम आराम से जा रहा हूं, बाइक चलाता हूं तो यूं निकल के किसी तरह निकल। और इनफैक्ट हम लोग बाइक इसीलिए चलाते हैं, गाड़ी नहीं चलाते क्योंकि अलीगढ़ में बाइक लेके जाओगे जल्दी पहुंचोगे, 4 व्हीलर लेके जाओगे आपको टाइम लगेगा। 10-15 मिनट में मैं घर से अगर मैं एक्टिवा में आता हूँ 15 मिनट में डिपार्टमेंट, अगर मैं 4 व्हीलर में आता हूँ और वो अब्दुल्ला कॉलेज रास्ता या दोधपुर में आता हूँ, 2 ही रास्ता है, तो कम से कम आधा घंटा पहले आपको निकलना पड़ेगा। और जो ई रिक्शा वाले हैं उनके लिए कोई कुछ नहीं काम करता, उनका जब मन करता है मोड़ लेते हैं, जब मन करता है पैसेंजर ले लेगा खड़ा करके, जब मन करेगा ड्रॉप भी कर देगा, वो पीछे नहीं देखता कि आप आ रहे हो कोई जोर से है कोई। एनीवे मतलब मैं अगर एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, सिंपल सा है कि वही आदमी जो अलीगढ़ में से गाड़ी चला रहा है दिल्ली में जाके शरीफ हो जाता है, अमेरिका जाके महाशरीफ हो जाता है। कैसे होता है? सेम इंडियन है। यू गॉट माई पॉइंट? तो समटाइम्स वी हैव टू थिंक इन दिस वे, रिसर्च किस तरह करना है, उसमें कितने हाइपोथेसिस होगा, उसमें क्या क्या रिसर्च क्वेश्चंस है, उसके क्वेश्चंस का आंसर हमें पता नहीं है। जब हम रिसर्च करते हैं तब हम पता चलता है ये रिसर्च क्वेश्चन, इसकी आंसर। कोई जरूरी नहीं आपने सारे क्वेश्चन जो रेज किया उसके आंसर के साथ आओगे। अगर 5 क्वेश्चन आपने रेज किया, 4 कर लिया, 1 छोड़ दिया, इट्स गुड। कोई दूसरा रिसर्चर वहां से पकड़ेगा जहां आपने छोड़ दिया। तो यू लेट द स्कोप फॉर फ्यूचर रिसर्चर्स। ठीक है, आपने 5 क्वेश्चन रेज किया, 4 एड्रेस किया, 3 एड्रेस किया, एनफ। अगर 2 कर नहीं पाए, नो इशू। रादर यू राइट इन योर थीसिस that these are the research questions. I tried to find out the answer and I found answer for 3, but these 2 questions have no answer, and I think this needs to be answered by the future researchers. जब कोई रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेगा, आपके थीसिस को पढ़ेगा, उसको लगेगा कि इन्होंने 2 क्वेश्चन रेज किया जिसके आंसर नहीं है, आई कैन टेक इट एज ए चैलेंज। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आप चाहें हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर सकते हो। ठीक है, कई लोग ऐसे भी करते हैं, वो भी ठीक है, या उसके बाद भी करोगे वो भी ठीक है। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम क्या करते हैं? बुक पढ़ते हैं। बुक तो कोई भी पढ़ेगा, वो तो ट्रेन में जो जाते हैं वो भी बुक पढ़ते हैं। क्या वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं? मुझे टू दी पॉइंट में आंसर करो, टू दी पॉइंट। क्यों रीअसेस करते हो? एक हो गया रिसर्च गैप, ओके, और क्या करते हैं? टॉपिक तो आप ऐसे भी ले सकते हो, तो खाली रिव्यू ऑफ लिटरेचर करके कैसे? जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हो उसकी 3 ऑब्जेक्टिव है, आप उंगली में काउंट कर सकते हो, लिख सकते हो, और यही 3 होता है, चौथा नहीं होता। ठीक है, पहले हु हैज डन व्हाट, किसने क्या काम किया है। जिस एरिया में आप काम कर रहे हो उस एरिया में किसने क्या काम किया, हु हैज डन व्हाट। 3 क्वेश्चन बस, हु हैज डन व्हाट। सेकेंड, व्हाट आर द रिसर्च गैप्स, व्हाट आर द रिसर्च गैप्स, उन्होंने काम किया बट उस काम में कमी क्या है, what is the shortcomings, what is the research gap. And third, how you plan to overcome those research gaps to your research, right? How you plan to overcome those research gaps through your research. So that is what is called review of literature in 1 minute.
रिव्यू ऑफ लिटरेचर को लेकर मैं पूरा दिन भर का लेक्चर दे सकता हूं, बट 3 ही पॉइंट है। कितने पॉइंट? हु हैज डन, रिपीट करो, हु हैज डन what are the research gaps, how you plan to overcome those research gaps। बस मुझे आप लोग चैलेंज कर सकते हो, सर आपने ये छोड़ दिया, आपने वो छोड़ दिया, मुझे पता है आप चैलेंज कर ही नहीं सकते हो। मैंने सारे चीज़ों को समराइज करके 3 सेंटेंस में बता दिया, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। आप नहीं कर सकते हो, मुझे बता नहीं सकते हो कि सर आपने ये छोड़ दिया, नहीं है। ने क्या काम किया है, उसमें क्या कमी है, उसको कैसे आप पूरा करोगे, बस सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। यस, you can go to related literature. Suppose you want to consult some literature on Jharkhand and it is not there, you can consult literature in Bihar. Got my point? So we are finding the variable like existing, we don't have such kind of literature. For example, the previous studies has been done in the in some other part of the region in the world. So we are looking for the same study in the India region. So we don't find any existing literature. I would suggest 2 solutions. One, if you don't have direct literature on the subject, on the variable, consult the related literature. Bihar, Jharkhand. If Right? still we are not finding the match between in this, Okay. so what we can do? Second is, you mentioned that as a study limitation. Okay, this is the thing I wanted to pursue, but because of the lack of availability of data, I could not pursue it. But this can be the tentative answer. Somebody else will pick up, or maybe we will wait for some time so that other literatures develop and we can consult that. Right? एक तरीका है कि आप मणिपुर के ऊपर फोकस कर रहे हो, मणिपुर के ऊपर लिटरेचर नहीं, मेघालय से लिटरेचर लेके भी आप थोड़ा सा उसको स्टडी कर सकते हो, बिकॉज दे आर ऑल्सो ट्राइबल्स। ठीक है ना। आप झारखंड के बारे में, झारखंड नया स्टेट है, उसके बारे में कोई स्टडी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बिहार को फोकस करो, रिलेटेड, यू गेट सम रिलेटेड लिटरेचर। And even if you don't get anything, that can act as a study limitation, which is also important because you honestly admit that these are the variables. I don't have the data to prove that, and that may be taken by a future researcher to carry out what you left, right? So that you can do. So what I'm trying to say is, you have to focus on these things, particularly who has done what are the research gaps, and how you plan to overcome those research gaps through your research. That is what is called review of literature. Okay? Next is your conceptual framework. Conceptual framework. Next important part of writing a good research proposal is your conceptual framework. क्या होता है ये conceptual framework? क्या होता है? क्या होता है? What is this conceptual framework? बहुत सारे terms, बहुत सारे idioms, बहुत सारे वर्ड्स है, कंसेप्ट है जो आप फ्रीक्वेंटली अपनी रिसर्च में यूज करना चाहते हो। ठीक है, जब आप रिसर्च करते हो बहुत सारे टर्म्स, कंसेप्ट, इडियम्स आप यूज करना चाहते हो, यू हैव टू क्लैरिफाई दोज वर्ड्स, दोज इडियम्स, दो टर्मिनोलॉजीज इन द रिसर्च पेपर इटसेल्फ। दीज आर द टर्म्स। आई मीन टू से this has this meaning or this has that meaning. So you have to clarify what kind of terminologies, idioms and concepts you are going to use in your research proposal. मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे पहले हम कहते थे चेयरमैन, अभी हम क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं। तो आप कहोगे चेयरमैन, चेयर वोमैन, चेयर ट्रांसजेंडर, इतने कंफ्यूजन में कौन रहेगा? सिंपल से चेयरपर्सन, बस। एनीबडी हु ऑक्यूपाई द चेयर इज कॉल्ड चेयरपर्सन। वो ट्रांसजेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो, हमें क्या मतलब है? ठीक है। पहले जो लोग काला दिखते थे हम कहते थे निग्रो, ठीक है। जो लोग ब्लैक दिखते थे हम उनको कहते थे निग्रो, और अमेरिका में रहते थे हम कहते थे अमेरिकन निग्रो। अभी हम उनको निग्रो आप कह सकते हो अमेरिका में, ये देखो निग्रो जा रहा है। इंडिया में कह के देखो दिल्ली में, यू कांट से, दिस इज वेरी ऑफेंसिव वर्ड, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रेसिस्ट वर्ड। आप कहोगे अफ्रो अमेरिकन, अमेरिकन जो अफ्रीका से आया है, इंडो अमेरिकन, इंडो
अमेरिकन. These are geographically good words and racially neutral words. समझ रहे हो? ऐसे हम कहेंगे, मान लो एक और वर्ड कहेंगे कि पहले हम कहते थे कोई देश अगर दूसरे देश को हेल्प करता था, हम वो कहता था अपने आप को डोनर. क्या कहता था? डोनर. हमने, अमेरिका ने अफगानिस्तान को इतना डोनेट किया. तो आजकल हम डोनर वर्ड यूज करते हैं? नहीं करते हैं. उसकी जगह पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अगर कोई किसी कंट्री ने दूसरे कंट्री का मदद किया, इंडिया ने श्रीलंका को मदद किया, मालदीव को मदद किया, तो अभी इंडिया कहेगा हमने डोनेट किया. अरे क्या डोनेट वर्ड सही है? कौन सा वर्ड सही है? पार्टनर. क्या कहते हैं हम? पार्टनर. तो वी आर पार्टनरिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ श्रीलंका. डोनर जब आप कहते हो, इसका मतलब आप दूसरे को डोनेट करते हो. आप अमीर हो, दूसरा भिखारी है. आप यही समझते हो जब आप डोनर वर्ड यूज करते हो. पार्टनर का मतलब है इट्स ए रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इक्वालिटी. ठीक है? यू आर पार्टनरिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ श्रीलंका. यू आर पार्टनरिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ. तो पार्टनर इज ए बेटर वर्ड देन डोनर. इसीलिए हम अमेरिका या यूरोप का वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं. हम कहते हैं भाई वी आर पार्टनर्स, बस. ठीक है? पहले हम कहते थे रेप विक्टिम, अभी हम कहते हैं रेप सर्वाइवर. क्योंकि जब आप विक्टिम किसी को कहते हो तो आप उसको बिचारी समझते हो. तो दीज आर न्यू वर्ड्स, new concepts, new idioms, new terminologies which you should use in your research proposal. And importantly, you have to clarify what kind of concepts, what kind of idioms, what kind of themes you are going to cover in your research proposal. इसके बारे में भी आपको रिसर्च प्रपोजल में अच्छे से बताना है. समझ में आ रहा है ना? और एग्जाम्पल दूं? अरे समझ में आ रहा है सबको? ठीक है? नेक्स्ट इज योर रिसर्च मेथोडोलॉजी. नेक्स्ट इज योर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल. इसको सही से समझ जाना. ज़्यादातर रिसर्च प्रपोजल इस वजह से रिजेक्ट होते हैं क्योंकि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में पता नहीं है. क्या होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में? हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? व्हाट वी डू इन रिसर्च मेथोडोलॉजी? क्या करते हैं? एनीवन? क्लियरली बताना. यस. ब्लूप्रिंट तो वैसे ही आप तैयार करते हो. व्हाट इज स्पेसिफिक अबाउट रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन? हाँ. Sir, actually it is a systematic approach that how we are going to conduct our research, like in which we have the research design, and we have the data, we have the tools, the different designs we are making for our research, and we are using to select the data, tools, how we analyze to do the research. And we have the data collection strategy, how we are going to collect our data. We are doing the questionnaire method, we are taking the survey, if we are going on the experimental methods. Okay. मैं आपको तीन ही सेंटेंस बताऊंगा, उसमें सारे मेथोडोलॉजी कवर हो जाएगा. सिर्फ 3, बस, चौथा नहीं है कोई. यस. These are research methods, these are approach. Yes. This is called kinds of research methodology. Quantitative research methods, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड. मेरा क्वेश्चन है रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम क्या चीज के ऊपर फोकस करते हैं? ठीक है? एनीवे मैं ही बताता हूं. 3 है, उंगली में आप काउंट करो. राइट? फर्स्ट क्वेश्चन इज डेटा सोर्सेस. फर्स्ट इज डेटा सोर्सेस, वेयर यू विल गेट व्हाट. पहला क्वेश्चन क्या है? वेयर यू विल गेट व्हाट. आई एम टॉकिंग ऑफ डेटा सोर्सेस. आप कहोगे मेरा प्राइमरी सोर्स रिसर्च होगा, सेकेंडरी सोर्स बेस्ड रिसर्च होगा, ये करूंगा वो करूंगा. ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन. जस्ट से वेयर इज योर डेटा सोर्स. प्राइमरी होगा, इंटरव्यू होगा, कैसे होगा? तो फर्स्ट थिंग यू मस्ट फोकस इन रिसर्च मेथोडोलॉजी इज डेटा सोर्स. क्योंकि डेटा का बिना कोई भी रिसर्च नहीं होगा. अरे बिना डेटा में आप कोई बात करोगे, आपकी बात को कोई नहीं मानेगा, फिर तो आप ज्योतिष हो.
मैं कहूँगा 2024 में जो इलेक्शन होगा उसमें कांग्रेस पावर में आएगा। बहुत सारे लोग सोचेंगे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जब कुछ कह रहे हैं तो हो सकता है उसमें सच्चाई हो। तो वो अगर मेरे पास आएंगे और मैंने कहूँगा मैंने गणना कर लिया, बुध जो है इसमें है, मून जो है उस तरफ है, अर्थ जो है इस तरफ है, सब लोग सोचेंगे पागल है। मैं कहूँगा मैंने सैंपल कलेक्ट किया, एग्जिट पोल की बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, लोगों को सर्वे करके मैं कह रहा हूँ कि होगा, लोग फिर मेरे बात को सीरियसली लेंगे। क्योंकि जैसे मैं कोई दावा करूंगा लोग पूछेंगे भाई आपका दावा का बेसिस क्या है। मैं कहूँगा मैं सपनों में देखा, मैं कहूँगा मैं ज्योतिष हूँ, तो लोग सोचेंगे पागल है। सो इन ऑर्डर टू साइंटिफिकली प्रूव योर स्टेटमेंट यू हैव टू कलेक्ट डेटा। अगर आप देखोगे जज अगर डिसीजन देता है, अगर कोर्ट वगैरह का प्रोसीडिंग्स देखोगे तो जो वकील होते कहते हैं जी जज साहब ये रहा सबूत, फलाना डे को ये होटल में थे, क्राइम के दिन ये वहाँ सिटी में नहीं थे, वो प्रूफ देता है, ट्रेन का टिकट, होटल का रिजर्वेशन का स्लिप, वो सब देता है। दूसरा भी सारे एविडेंस देता है, एविडेंस के बेसिस पे जज डिसीजन देता है कि ठीक है भाई ये मेरा डिसीजन है। तो उसी तरह जैसे जज एविडेंस को एक्सेप्ट करके फैसला सुनाता है, तो आप एज ए रिसर्चर डेटा कलेक्ट करके अपनी बात को कहोगे कि इंडिया में 30% नहीं 35% लोग गरीब है, ये मेरा डेटा है, ये मेरा सोर्स है। मैंने ऐसे डेटा कलेक्ट किया और इसी बेसिस पे मैं कह सकता हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहा है 30% लोग पुअर है, 30 नहीं 35% है। तो योर डेटा इज इम्पोर्टेंट। तो पहला डेटा रिसर्च मेथोडोलॉजी में पहला क्या है, डेटा का सोर्स है। वेयर यू विल गेट व्हाट, पहला क्वेश्चन वेयर यू विल गेट व्हाट। सेकेंड हाउ यू विल गेट इट, हाउ यू विल गेट इट। आई एम टॉकिंग ऑफ डेटा कलेक्शन टूल्स एंड टेक्निक्स। मैं कहूँगा मैं क्वेश्चन आर यूज करूँगा, इंटरव्यू करूँगा, शेड्यूल इस्तेमाल करूँगा, सर्वे करूँगा, ठीक है जो करना है करो, बट यू हैव टू मेंशन दैट these are the research tools, these are the research techniques which I am going to use for collecting the data which I identified in the first place. ठीक है, how you will get it. Third, how you will analyze and utilize that in your research. How you will analyze and utilize that in your research. जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको एनालिसिस कैसे करोगे। कल आपका कोई स्टैटिस्टिक्स का कोई आए थे, उन्होंने एसपीएस के बारे में बताया होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टैटिस्टिकल पैकेजेस है जिसका इस्तेमाल करके आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो। सोशल साइंस में करते हो एसपीएस, साइंस वगैरह करते हो पांडा, पाइथन, बहुत सारे सॉफ्टवेयर से आप किसी का भी यूज करके अपनी जो डेटा कलेक्ट किया उसके एनालिसिस करो और उसके एनालिसिस करके उसको अप्लाई करो अपनी रिसर्च। तो कितने क्वेश्चन है रिसर्च मेथोडोलॉजी में? 3। Where you will get what, how you will get it, how you will analyze and utilize that in your research. ये 3 को छोड़ के चौथा कुछ है ही नहीं। अब बताओ, मुझे चैलेंज कर सकते हो नहीं सर चौथा रह गया। डेटा सोर्सेस, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, ठीक है क्लियर। डेटा कलेक्शन, पहले डेटा सोर्सेस, फिर डेटा कलेक्शन, फिर डेटा एनालिसिस। बस समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है? यस बताओ, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, कुछ डिस्कशन? ओके थैंक यू। नेक्स्ट इज योर रेलिवेंस ऑफ द स्टडी। स्टडी की रेलिवेंस, रेलिवेंस ऑफ योर स्टडी। जब भी आप कोई स्टडी करते हो उसकी क्या रेलिवेंस है वो आपको बताना है, ठीक है। कब तक मुझे खत्म करना है? 4 बजे। कितने बजे खत्म करना है? टाइम 1 आवर खत्म करना था, मैं चटापट खत्म कर रहा हूँ, नो इशू। मुझे आपने वैसे लेट टाइम दिया था एनीवे। तो यस, हाँ there are primary sources of data, there can be secondary sources of data, right? Secondary sources you can find out the work on which there is already work,
right? Primary, you can go to the field, interview the people, generate new data. So new data which you may collect by interacting with the people is called primary, right? So whatever work has already been done, that is called secondary. That is up to you. You say, I don't need secondary sources. I will do primary source. That is up to you. You are the researcher. You will identify what kind of sources you want to consult. Primary sources and secondary both, yeah, only one. That is up to you, right? So the next is your study relevance. Relevance में 4 हो सकता है. कितने हो सकता है? 4. Theoretical, conceptual, methodological and policy relevance. थियोरेटिकल, कंसेप्चुअल, मेथोडोलॉजिकल एंड पॉलिसी रेलेवेंस. ठीक है. अगर आप कोई काम, अगर आप रिसर्च करते हो तो हो सकता है उसमें बहुत सारे थियोरीज को आप चैलेंज करने जा रहे हो. तो बहुत सारे थियोरी है जो आपके रिसर्च टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं. तो वन पर्पस ऑफ योर रिसर्च इज टू चैलेंज द एग्जिस्टिंग थियोरीज एंड गो फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग थियोरीज. तो वो थियोरेटिकल काम माना जाता है जब आप किसी थ्योरी का इस्तेमाल करते हो और पता चला कि उसमें वो चीज़ तो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है. बहुत सारे थ्योरी है जो यूरोप अमेरिका में डेवलप हुआ है, इंडिया की कंटेक्स्ट में वो एप्लीकेबल ही नहीं है. तो इफ़ यू फाइंड आउट दैट, जैसे मैंने पॉवर्टी का कहा, वेस्ट में कहते थे इतना खाने के लिए नहीं मिलेगा तो पॉवर्टी. भाई आजकल तो लोगों के पास खाने के लिए वो खाते ही नहीं है. समझ रहे हो? तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक कहता है कि $1 से जिसकी कम इनकम है डेली का वो गरीब है. $1 से कम. हमारे यहाँ $1 का मतलब कितने? 82 रुपया है कल के हिसाब से. 82 रुपीज में आप अच्छे खास 3 बार खा सकते हो. तो कैसा पुअर हो आप? You got my point. Their definition of poverty is different. Our definition of poverty is different. And you are going to challenge this. So that would be your theoretical contribution. ठीक है. कॉन्सेप्चुअल में मैंने बताया बहुत सारे कॉन्सेप्ट है. टेररिज्म को लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सी है. हम कहते हैं कश्मीर में जो लोग वायलेंस करते हैं वो टेररिस्ट है. पाकिस्तान कहता है वो फ्रीडम फाइटर है. अफगानिस्तान में जो शासन करते हैं तालिबान, कई बार हम कहते हैं तालिबान सब बुरे होते हैं. पाकिस्तान कहता है नहीं, अच्छे तालिबान होते हैं, बुरे तालिबान होते हैं. अच्छे कौन? जो इंडिया को टारगेट करते हैं. बुरे कौन? जो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं. दे हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग. हम कहते हैं मसूद अजहर जो है ग्लोबल टेररिस्ट है. चाइना कहते हैं हम वी डोंट एग्री. ठीक है, दैट इज देयर पोजिशन. तो बहुत सारे कंट्रोवर्सी है. आर यू गोइंग टू चैलेंज एनी टाइप ऑफ कंट्रोवर्सी? आर यू गोइंग टू क्लैरिफाई मेनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स? जैसे मैंने डोनर और पार्टनर का बात बताया, तो कॉन्सेप्चुअल आपकी भी क्लैरिफिकेशन हो सकता है. लास्ट जो थर्ड बताया मैंने मेथोडोलॉजिकल, बहुत सारे ट्रेडिशनल रिसर्च मेथड से इंटरव्यू है, क्वेश्चन आ रहे, शेड्यूल है, ये है वो है. आजकल वो सब आउटडेटेड हो गए क्योंकि डेटा वगैरह जो आ रहा है वो अलग प्रकार के. आजकल हम बिग डेटा की बात करते हैं, तो बिग डेटा के लिए आप इंटरव्यू नहीं कर सकते हो. बिग डेटा के लिए आपको पाइथन, पांडा, उस तरह सॉफ्टवेयर, आपको हाईली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करना पड़ेगा क्योंकि बिग डेटा का वॉल्यूम ज़्यादा है, बिग डेटा का वेराइटी ज़्यादा है, बिग डेटा का वेलोसिटी ज़्यादा है, बिग डेटा का वैल्यू ज़्यादा है. तो बिग डेटा तो बहुत ज़्यादा, मतलब उसको स्टडी करने के लिए तो यू हैव टू थिंक ऑफ न्यू रिसर्च मेथड्स रादर देन द ट्रेडिशनल रिसर्च मेथड. तो अगर आप ऐसा करोगे तो ये आपकी मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन होगा. बहुत सारे गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, बहुत सारे फ्लॉड पॉलिसी है क्योंकि उसके सफिशिएंट डेटा उसके लिए नहीं है. तो आर यू गोइंग टू चैलेंज एनी गवर्नमेंट पॉलिसी? सरकार ने गंगा को साफ करने के लिए बहुत पैसे खर्च किया है. गंगा कितना साफ हुआ है? सरकार ने गरीबी मिटाने के लिए इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक पैसे खर्च कर रहा है. कितने लोग गरीबी अभी भी है? तो वेयर द मनी इज गोइंग? You have to challenge the government policy, find out the loopholes, and that will be your policy contribution. तो जब आप अच्छे काम करते हो तो उसमें थियोरेटिकल बेनिफिट हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल हो सकता है, मेथोडोलॉजिकल हो सकता है. कल टेंटेटिव चैप्टराइजेशन. जब आप स्टडी करते हो 4-5 बताना है, दीज आर चैप्टर में ये कवर होगा, सेकंड में ये कवर होगा, थर्ड में ये कवर होगा. दैट यू विल गिव एन आइडिया. टेंटेटिव इसलिए है जब आप एक्चुअली स्टडी करोगे तो हो सकता है आपकी 5 जगह पे 6 चैप्टर हो जाए, 6 की जगह पे 7 हो जाए. दैट इज परफेक्टली फाइन, राइट? सो यू हैव टू मेंशन अबाउट चैप्टरेशन, एंड आई से टेंटेटिव बिकॉज दिस इज नॉट फाइनल. यू हैव नॉट स्टार्टेड द रिसर्च, यू आर जस्ट थिंकिंग ऑफ रिसर्च, यू आर जस्ट राइटिंग द प्रपोजल. Once you go to the field, interact with the universe, you may come up with data, evidence that will increase the number of your chapters or decrease the number.
दोनों तरफ से हो सकता है, दैट यू शुड मेंशन। लास्ट इज योर बिब्लियोग्राफी, लास्ट इज योर बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी लिखने का बहुत सारे वेराइटीज है, बहुत सारे लोकल स्टाइल्स है। या तो हम इंडिया में शिकागो मैनुअल स्टाइल को फॉलो करते हैं या अमेरिका जैसा हार्वर्ड रेफरेंस सिस्टम को फॉलो करते हैं। मेजर जो है दो है, या तो शिकागो मैनुअल स्टाइल जिसमें पहले नाम होता है बाद में सरनेम होता है, या हार्वर्ड रेफरेंस सिस्टम होता है जिसमें सरनेम पहले होता है, नाम का पहला लेटर फुल स्टॉप फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ जाता है। एग्जैक्ट डिफरेंस आपको नेट में मिल जाएगा, बहुत उसमें टेक्निकलिटीज नहीं है। बट इफ यू आर राइटिंग फ्रॉम इंडिया यू शुड अप्लाई विथ और यू शुड राइट द बिब्लियोग्राफी इन शिकागो मैनुअल स्टाइल। 2 से 3 पेज आपको बिब्लियोग्राफी देना है, ठीक है। अगर 12 पेज का रिसर्च प्रपोजल है, कम से कम 3 पेज का आपके बिब्लियोग्राफी होना चाहिए। बिब्लियोग्राफी देने से 2-3 चीज पता चलता है। जो लोग इवैल्यूएट करते हैं आपकी प्रपोजल को, 2-3 चीज पता चल, पहले आपने क्या छोड़ दिया उससे पता चल जाएगा कि आपने कोई करंट लिटरेचर, पुराना लिटरेचर छोड़ दिया, कोई बात नहीं, करंट बहुत ही, दैट इज योर लिमिटेशन। सेकेंड, अगर उस एरिया में कोई बहुत अच्छे लिटरेचर नहीं है, दैट अगेन बिकम्स ए जस्टिफिकेशन फॉर रिवार्डिंग योर रिसर्च। ये लगता है कि उसमें एरिया में काम नहीं है, तो आपको अगर अवार्ड दिया जाएगा तो आप उसमें काम करोगे, ठीक है। तीसरा क्या पता चलता है कि आप अप टू डेट हो या नहीं हो। अगर आप अप टू डेट हो, आपकी रेफरेंस में सारे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होगा। अगर आप अप टू डेट नहीं हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन। So you have to keep in mind bibliography that should not be more than 3 pages. If you are writing a 12-page research proposal, 3 पेज आपकी बिब्लियोग्राफी होनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ों का ध्यान दोगे, मुझे नहीं लगता आपकी रिसर्च प्रपोजल में कोई कमी निकाल सकता है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Professor, for such an enlightening talk. Before we move ahead, I would like to request Mr. Furqan Khan to present the workshop kit to Professor Upendra Chaudhary. Now I would request Mr. Sunil Chaudhary, Research Scholar, Department of Hindi, and Mr. Abdul Mateen, coordinator of this workshop, to present the memento to Professor Upendra Chaudhary. Thank you, Mr. Sunil. Before going to the next session, we will have a 10 minutes break for tea. We'll be meeting in 10 minutes. Thank you. Please join us for tea in common room.